This tiny island nation is smaller than New York City, but it's the wealthiest country in Asia and one of the richest in the world. Singapore has transformed itself from a colonial trading port to a buzzing financial center that's envied the world over. And it's held up as an example for any country seeking to grow a robust, high-tech economy. दोस्तों सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड जो सिंगापुर का एरिया है वो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के दिल्ली के बराबर है। पर आप इस बात को जान करके हैरान रह जाएंगे, जो सिंगापुर है वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज है एंड आज जो सिंगापुर की जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 673 बिलियन डॉलर्स की है। एंड मोस्ट शॉकिंगली सिंगापुर के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $84,000 से भी ज्यादा की है। वहीं पे अगर आप इंडिया में कंपैरिजन करेंगे तो एक एवरेज इंडियन की जो पर कैपिटा इनकम है वो अप्रॉक्स $2400 की है। यानी कि जो सिंगापुर के लोगों की एनुअल इनकम है वो एक एवरेज इंडियन से लगभग 35 गुना ज्यादा है। बट ये सिंगापुर जिसे आज आप देख रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज का हब है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, काफी ज्यादा हाईली डेवलप्ड देश है एंड देश विदेश फ्रॉम यूके टू यूएसए बड़ी बड़ी कंट्रीज से लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए एंड यहाँ पे सेटल होने के लिए। बट सिंगापुर हमेशा से ऐसा कभी नहीं था। वो एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है एंड एक समय पे वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स हुआ करता था, जहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है वो काफी ज्यादा हाई था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर। बट आज प्रेजेंट समय 2024 में ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो चुका है। बट द क्वेश्चन इज हाउ सिंगापुर ने ऐसा किया क्या। सिंगापुर एक समय पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था एंड जहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल बिल्कुल नहीं थे। एंड ऑल्सो सिंगापुर एक समय पे मलेशिया का पार्ट हुआ करता था एंड बहुत सालों बाद लगभग 1963 में मलेशिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटिशर्स से। बट उसी के 2 सालों बाद जो सिंगापुर है वो मलेशिया से सेपरेट हो जाता है एज ए इंडिविजुअल कंट्री बनने के लिए। एंड सिंगापुर एज ए इंडिपेंडेंट देश बनने के बाद वहाँ के जो लीडर बनते हैं वो बनते हैं ली कुआन यी, और यहीं से जो सिंगापुर है उसका भविष्य बदलने वाला था। जो ली कुआन यी रहते हैं वो बेसिकली बहुत हाईली फोकस्ड होते हैं सिंगापुर की ग्रोथ कराने को लेकर के एंड वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे किस तरीके से जो सिंगापुर है इसको एक स्लम से कैसे मैं एक प्रोग्रेसिव कंट्री की तरफ इसको लेके जाऊं एंड स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं कैसे मैं उनकी जो जीवन है उसको बदल सकता हूँ। एंड इसके बाद जो सिंगापुर की गवर्नमेंट होती है वो 5 बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेती है जिससे वो सिंगापुर को बदलने वाले थे। इसमें सबसे पहला इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें वो 1961 में ईडीबी को स्टैब्लिश करते हैं, जिसका मतलब है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड, जिससे वो विदेशों की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है किस तरीके से उनको अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए एंड स्पेशली लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके लिए वो अपने देश में काफी मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, बेटर टैक्स इंसेंटिव्स को ऑफर करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाते हैं, स्पेशली ट्रांसपेरेंसी को लाते हैं लॉ एंड ऑर्डर में। एंड उसी में सेकंड आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, जिसके अंडर वो अपने देश में जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं एंड अपने देश में जो लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं एंड किस तरीके से जो अपने देश में इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा बढ़ावा दे सके। एंड थर्ड आता है अपने देश को एक ट्रेड एंड फाइनेंशियल हब की तरह डेवलप करना। जो सिंगापुर की लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड वो जो देश है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास सिचुएट करता है, जिसकी वजह से जो वो रूट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। एंड यहीं पे सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उसको अपॉर्चुनिटी नजर आती है अपने देश को एज अ फाइनेंशियल एंड ट्रेड हब की तरह डेवलप करने के लिए, जिसके लिए वो साल 1971 में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर को स्टैब्लिश करते हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है वो ट्रेड को बढ़ाने पे रहता है एंड वो ट्राई करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेस्ट यूज करने का एंड स्पेशली अपनी लोकेशन को कैपिटलाइज करने का। एंड दूसरा फोकस जो सिंगापुर की गवर्नमेंट का था वो सोशल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना था, जिसके अंडर वो अपने लोगों की एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों की टेक्निकल एजुकेशन पे एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे कि किस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जा सके ताकि वो जा करके किसी भी फील्ड में जॉब कर सके या फिर बिजनेस कर सके। एंड उनका एक ह्यूज फोकस होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्टों में। एंड सोशल पॉलिसीज के अंदर सेकंड प्रायोरिटी आती है एंड वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की। सिंगापुर का जो एरिया है वो काफी ज्यादा छोटा है किसी नॉर्मल देश के मुकाबले एंड सभी लोगों को घर देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था सिंगापुर की गवर्नमेंट के लिए। एंड इसके लिए वो एचडीबी को स्टैब्लिश करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल होम्स टू मेनी पीपल। एंड इसके अंदर वो ट्राई करते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम यूज करके पे अफोर्डेबल हाउसिंग करी जाए ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उनको हाउस मिल सके। एंड थर्ड आता है गवर्नमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। सिंगापुर के जो रूलर थे ली कुआन यी, उनका प्राइमरी फोकस था कि एक अपने देश में एक क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम स्टैब्लिश किया जा सके, जहां पे 0 टॉलरेंस की नीति हो करप्शन को लेकर के। एंड इन सभी चीजों से क्या होता है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं उनका उस देश में कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जहां का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, करप्शन एकदम ना के बराबर होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। एंड अच्छे लॉ एंड ऑर्डर एंड लेस करप्शन की वजह से ही बड़े बड़े
दुनिया के इन्वेस्टर्स एंड बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर में स्टैब्लिश कर रखा है। एंड दोस्तों इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पोजिशनिंग। सिंगापुर ने अपने इंडिपेंडेंस के इनिशियल डेज से ही एक चीज बहुत क्लियर कर ली थी कि दुनिया में जितना भी ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा हो, हमेशा हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको न्यूट्रल रखना है, ना किसी झगड़ा करना है, ना किसी से कोई फालतू का विवाद पालना है, एंड अपने देश के लोगों की प्रोग्रेस पर फोकस करना है। जहां बाकी कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टीन, चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश आपस में लड़ने में अपना बहुत समय एंड पैसा बर्बाद करते हैं, सिंगापुर हमेशा से एक न्यूट्रल देश रहा है। एंड इस देश ने हमेशा से सारे देशों के साथ अपने जो संबंध है वो बहुत अच्छे रखे हैं, जिसका बेनिफिट उनको उनके ट्रेड में भी होता है। एंड जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ का जो एनवायरमेंट है वो न्यूट्रल रहे एंड स्टेबल रहे। एंड दोस्तों फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिंगापुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अर्थ पर। एंड इनका जो रेलवे सिस्टम है विच इज मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्ट सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड इन्हीं सब नीतियों की बदौलत सिंगापुर बहुत तेजी से ग्रो हुआ। एंड सिंगापुर के लीडर ली कुआन यी के अंडर जो सिंगापुर है वो 8% की ग्रोथ रेट से हर साल डेवलप हुआ। एंड उनके समय में जो जीडीपी पर कैपिटा सिंगापुर की लगभग $500 थी वो बढ़ करके लगभग $55,000 की हो गई। एंड आज सिंगापुर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है जहाँ पे दुनिया की बड़ी से बड़ी एमएनसीज के आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे एंड बड़ी से बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पे आपको ऑपरेट करती नजर आएंगी, फिर चाहे वो फाइनेंस में हो, टेक में हो, लॉजिस्टिक्स में हो एंड किसी चीज में। एंड आप इस बात को सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि अकेले साल 2022 में ही जितनी फाइनेंशियल कंपनी सिंगापुर में ऑपरेट कर रही थी उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो अप्रॉक्स $3.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का था, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे इंडिया की जीडीपी के बराबर। एंड आज सिंगापुर के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफी ज्यादा बेटर है, फिर चाहे वो इनकम हो, हेल्थ केयर हो, स्पेशली एजुकेशन का लेवल हो। ली कुआन यी के लॉन्ग टर्म विजन एंड स्पेशली उनकी ग्रोथ ड्रिवन पॉलिसीज एंड गवर्नेंस की बदौलत ही सिंगापुर ने इतनी मैसिव लेवल की ग्रोथ पकड़ी एंड ये सभी चीजें उसका एक बेस बनी। एंड यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं सिंगापुर से। उनके जाने के बाद जितने भी अदर पॉलिटिशियंस आए, फिर चाहे वो किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज के थे, उनका भी जो फोकस था वो सिंगापुर की डेवलपमेंट पे ज्यादा था, रादर देन ब्लेमिंग कि इस पर्टिकुलर लीडर ने ये गलत किया या फिर इस पर्टिकुलर लीडर ने ये चीज सही करी। वहीं अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करेंगे, जो हमारे देश की पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा से एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले रहते हैं। जो अपोजिशन में होते हैं वो हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं एंड जो रूलिंग गवर्नमेंट में होते हैं वो ब्लेम डालते हैं अपोजिशन के ऊपर कि उन्होंने इस समय पे ये चीज करी थी जिसकी वजह से आज हमको ये चीज देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे हम सबको एक और चीज बहुत सीखने वाली है। सिंगापुर के जो आज आप ये मैसिव ग्रोथ देख रहे हैं ये 5-10 सालों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें उस देश को डिकेड्स लगे हैं एंड लगभग 3-4 डिकेड स्पेंड करने के बाद सिंगापुर आज इस लेवल तक पहुंच पाया है। बट इतनी मैसिव ग्रोथ के बाद भी सिंगापुर भी आज बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहा है, लाइक हाई इन्फ्लेशन। वहाँ पे इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा हाई है। एंड सिंगापुर भी अपने देश में ओवर इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो दोस्तों ये थी सिंगापुर के ऊपर एक छोटी सी केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे किसी देश ने पर्टिकुलरली स्क्रैच से स्टार्ट करके इतनी मैसिव ग्रोथ को पकड़ा। और दोस्तों आपको ऐसा कौन सी चीज अच्छी लगी और कमेंट में अपने व्यूज को जरूर बताइए कि हमारे देश को ऐसा क्या सीखना चाहिए सिंगापुर से जिससे हम अपने देश में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश की प्रोग्रेस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।